नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं H24। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 2 और 3 अप्रैल की दरमियानी रात पत्रकार सहित रंगकर्मी, समाजसेवी, अर्धनग्न मारपीट, जुलूस निकालने वाले मामले में कनिष्क तिवारी ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भोपाल के कई पत्रकार और मीडिया बंधु प्रेस वार्ता में शामिल हुए। पत्रकार मीडिया परिषद के अध्यक्ष के साथ भोपाल के कई पत्रकार बंधु कनिष्क तिवारी को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास ज्ञापन लेकर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आश्वासन दिया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आइए जानते हैं कनिष्क तिवारी क्या कहते हैं। जी, आपको बताना चाहूँगा कि ये दर्द मेरा तो है ही, उसके साथ देश भर के पत्रकारों का दर्द है। पत्रकार बिना कुछ सोचे समझे दिन रात धूप छांव बरसात बिना देखे जो है दौड़ता रहता है। दौड़ता किसके लिए? सिर्फ एक इज्जत के लिए, कि मेरा जो है लोगों के बीच में मान हो, सम्मान हो। लोग ये कहें कि नहीं यार, इस बंदे ने इसकी आवाज उठाई तो उसको इतना मदद हुआ कि बेचारे का घर बच गया, बेचारे की मदद हो गई, गरीब को राशन मिलने लगा, कहीं अवैध मतलब कारोबार हो रहा है, ये कारोबार बंद हो गया। तो मतलब कुल मिला के पत्रकार एक इज्जत के लिए मरता है, और मेरी तो इज्जत उतार दी गई। अब समझिए, कपड़े ही होते हैं बदन में, और यदि वही उतर जाए तो फिर बचता क्या है? तो मुझे लगता है कि एक पत्रकार यदि इज्जत के लिए मरता है तो मेरी तो इज्जत उतर गई। मेरे साथ बहुत कुछ हो गया, मेरा परिवार प्रताड़ित हो गया। अब समझिए, इतनी लंबी जिंदगी, अभी 37 साल का हूँ, और मुझे लगता है कि यदि 60 साल या 65 साल जीता हूँ तो इस दर्द के साथ मुझे जीना पड़ेगा कि मैं थाने के अंदर निर्वस्त्र हुआ हूँ और बेइज्जत हुआ हूँ, मारा पीटा गया हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं एक अपराधी के तौर पे नहीं था वहां पे, मैं पत्रकार था इसलिए मारा गया हूँ। नहीं तो मैं विधायक से मेरी क्या दुश्मनी? वोट जैसे सब देते हैं मैं भी देता हूँ, और वो विधायक जैसे अन्य लोगों के हैं तो हमारे भी तो हैं। मगर मैं एक पत्रकार होने के नाते जनता की जब आवाज उठाता हूं तो जरूरी है कि दो पक्ष होते हैं सर, या तो आपके पक्ष में ही खबर जाएगी या तो आपके विपक्ष में जाएगी। स्थानीय मुद्दे हैं सर, तो यदि मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी को पढ़ता हूं और उनकी 2-4 लाइनें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं कि यदि खबर सत्ता के विरोध में ना हो, खबर जनता के हक में ना हो, तो वो खबर खबर नहीं, विज्ञापन है। तो मेरी भी मानसिकता, और मैं यदि आप पढ़ाई लिखाई की बात करो तो मैंने बीटेक किया हुआ है, और बीटेक करने के बाद कुछ घरेलू परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं सीधी में ही रहना पड़ गया और मैं नहीं निकल पाया वहां से। और मैं पढ़ा लिखा होने के साथ मुझे ये लगा कि पत्रकारिता यदि करूंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे समाज को कुछ मिल सके, और वही प्रयास मेरे थे। मैंने खबरों को दिखाया, जिससे एक पड़खुरी नंबर 1 गांव है हमारे यहाँ, सीधी विधानसभा क्षेत्र है, जिसके एमएलए साहब हैं केदारनाथ शुक्ला। तो उस गांव में गांजा तस्कर का 4-5 साल से बहुत आतंक था। गांव वालों को बेवजह मारना पीटना और उनसे सप्लाई कराना, छोटे छोटे बच्चों से। बड़े बड़े कंसाइनमेंट आते थे नमक को बोरियों के बीच में, ट्रकों में, और फिर वो गांजे को जो है छोटे छोटे पैकेट बना के बच्चों से डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था। पूरे रीवा संभाग की बात बता रहा हूँ, और इस खबर को मैंने प्रमुखता से दिखाया था। और वो जो बंदा गांजा तस्कर था वो विधायक जी का उपकृत किया हुआ था। बिना सत्ता के गठजोड़ के इतना लंबा समय आप समझिए कि गांजा तस्कर सर्वाइव नहीं कर पाता। 4 साल 5 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। कितने पुलिस अधीक्षक आए होंगे, कितने थाना प्रभारी आए होंगे, मगर विधायक तो एक ही रहे। उनकी नजर नहीं पड़ी होगी उस विधानसभा में। गांव वाले उनके पास गए कि भाई साहब हमारे बच्चे को मारा है ये, तो वो बोले कि जाओ जाओ अपना काम करो, तुम लोग, मुझसे मतलब नहीं, उसके बारे में बात मत करो। तो ये बताइए, इस खबर को मैंने दिखाया। हालांकि वो बंदा जो है फिर सीधी में 2.5 करोड़ का गांजा पकड़ा गया था, और जिस तरह गांव वालों ने बताया था कि नमक की बोरियों के बीच में जो है गांजा लाया जाता है, उसी तरह ही गांजा मिला था। 2.5 करोड़ का गांजा एक साथ पकड़ा गया। फिर वो बंदा जेल भी गया 6 महीने, अभी छूट के आया वो। तो मतलब समझिए कि हमने जो है जनता से जन सरोकार की पत्रकारिता की,
जहां पे जनता को सीधा फायदा हो। प्रेस विज्ञप्ति मैंने नहीं छापी सर, गलती यही हुई। आप पर ये भी आरोप लगे हैं कि आप भाजपा के खिलाफ काम कर रहे थे, आपके कांग्रेस के जो नेता थे, जो वहां की सांसद थी, उनसे आपके करीबी संबंध थे, ऐसे आरोप आप पर लगे, तो इस पर भी कुछ कहेंगे? कांग्रेस की सांसद नहीं है, वो भाजपा से ही सांसद है। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये काम करवाया गया है, खिलाफ में खबरें चलवाई गई, ऐसा आरोप लगा था। जी देखिए, आरोप तो देखिए प्रभु श्री राम पे लग गया है, तो हम तो बहुत उनकी चरणों की धूल नहीं है, तो आरोप लगाने वालों को सर कभी मुंह नहीं बंद किया जा सकते। जो भी है हमारे पास प्रमाण के साथ खबरें हैं, आप बकायदा उन खबरों को देख के, आप एक खुद पत्रकार हैं और राजधानी की पत्रकारिता आप करते हैं, तो सर मेरी खबरें सारी मौजूद हैं। एक बघेली न्यूज चैनल चलाता हूं सर, मुझे लगता था कि मेरा माटी का कर्ज मुझे उतारना है, तो बघेली एक बोली है हमारे यहाँ, बड़ी खूबसूरत बोली है सर, बड़ी मीठी बोली है, उसी में मैं न्यूज चैनल चलाता हूँ सर। 1,73,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे, MP संदेश न्यूज 24 नाम है उस चैनल का। आप जाएंगे उसमें देखेंगे बड़े भोले भाले तरीके से और बड़े साफ सुथरे तरीके से सर, जैसे आप अभी हमारा रिकॉर्ड कर रहे हो, एज इट इज मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, बिना उसमें एडिटिंग ना कुछ। मुझे बनावटी चीजें नहीं पसंद है, जनता भी वही पसंद कर। जी हाँ, और वही चीजें मैंने डाली और जनता ने देखी और खबर का असर भी हुआ, चीजें पहुंचती हैं। तो विधायक जी को लगता है कि हालांकि आईना देखिए, सच सब की सुन लेने की क्षमता नहीं होती सर, ठीक है, हम शायद हम भी, हमारे अंदर भी ना हो, मगर मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि जो 1.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। देखने में आया कि अब जो मुख्य आज की बात है कि जो 2 सस्पेंड हुए थे, जो पुलिस अधिकारी, जो 2 थाना प्रभारी थे जिनको सस्पेंड किया गया था, और सस्पेंड क्यों किया गया था कि उन्होंने तनिष्क तिवारी और उनके साथियों को अर्धनग्न किया था, जो कि गरिमा के खिलाफ था, कानूनी आचार संहिता के खिलाफ था। दूसरा, सोशल मीडिया पर उस तस्वीर को वायरल किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में आई थी और उनको निलंबित किया था, वहां से हटा दिया गया था। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वो लगातार अपने क्षेत्र में अब आ गए हैं और काम कर रहे हैं, तो इस पर अब आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो जांच हुई मैं भी आसान्वित था, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। मुझे लगा कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सही कुछ होगा जो भी होगा। तो हालांकि उन्होंने रेडियो एसपी अमित सिंह को जांच के लिए भेजा था। रेडियो एसपी को ना सीसीटीवी फुटेज मिली थी, ना कुछ ऐसे, मुझे लगता है कि पुलिस वालों के पक्ष में कुछ भी तो हुआ नहीं, क्योंकि पीड़ित हम थे, प्रताड़ना करने वाले वो लोग थे। तो आज पीड़ित जो है दर दर भटक रहा है और जिन्होंने प्रताड़ित किया उन्हें बाकायदा फिर से थानों में पदस्थापित कर दिया गया है। ठीक है सर, हम रहे ना रहे, मुझे लगता है सरकारों का विश्वास होना चाहिए, उनके ऊपर जनता का यदि विश्वास उठ गया ना सर, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव और ये लोकतंत्र, ये संविधान, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अभी जो दोनों पुलिसकर्मी हैं, उनको आपने कहाँ पर देखा काम करते हुए? जी आपको बता दूं, अभी बीते दिन हमारे यहाँ सीधी में टाटा हैरियर करके एक गाड़ी जो है शोरूम से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उठा ली गई थी, लेके भाग गया था, और उसके बाद जो है उसमें कोई टीम का गठन किया गया था। उस टीम पे अभिषेक सिंह परिहार को जो है रखा गया था। तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीधी में पुलिस अधीक्षक की, उसमें भी वो मौजूद थे, और बाकी लोगों से भी हमें पता चला कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों से कि दोनों लोग बहाल हो गए। तो मुझे लगता है सर कि तब फिर ये सारी चीजें करनी नहीं चाहिए थी। जब बहाली करना सर तो सस्पेंड क्यों किया गया, जब दोषी नहीं थे तो सस्पेंड क्यों किया गया, और दोष मुक्त कर देना सर 45 दिन में, मतलब इज्जत हमारी सर 45 दिन की थी सर। मतलब यदि हमसे कोई गलती हो जाए सर, तो क्या कभी छोड़ेगी पुलिस, क्या प्रशासन छोड़ेगा? और उनसे गलती हो जाए तो 45 दिन केवल आपको घर में बैठ के आराम से आधी तनख्वाह लेके बैठना है, और फिर 45 दिन बाद आपको बहाल कर दिया जाएगा। बाकायदा आप दिलेरी से, गुंडई से काम करो। और खुलेआम वो जो है, ये मैं कहता सुना है, मतलब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि खूब बड़ा पत्रकारिता झाड़ता था, देख लो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं उखाड़ पाया, अब तो मैं फिर थाने में आऊंगा, थाना प्रभारी बनूंगा और वो हालत करूंगा उसकी कि अब पता चलेगी कि और क्या। तो मैं तो जरा, तो क्या होगा, मैं तो बोखली मैसेज दे दिया है ना सर, तो नहीं, मूसर से नहीं डरेंगे सर, जो भी हो गया तो हो गया। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा सीधी के जो पत्रकार हैं तनिष्क तिवारी, वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। घटना जो इनके साथ घटी थी वो तो जग जाहिर है, पूरे देश में इस घटनाक्रम को देखा गया और पूरे देश से कड़ी प्रतिक्रिया आई। पूरे पत्रकार साथियों ने जो है
हर जगह से विरोध किया इस घटना का, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में भी आई थी। लेकिन अब देखने में आया कि वो दोनों पुलिसकर्मी जो निलंबित किए गए थे उनको बहाल कर दिया गया है और वो थाने पर काम कर रहे हैं। और उसका ताजा प्रमाण मिला है, अभी एक गाड़ी जो जब्त हुई है उस दौरान उसमें नाम लिया गया है जो निलंबित पुलिसकर्मी थे उनको श्रेय दिया गया है कि उनके माध्यम से ये गाड़ी वापस से पकड़ी गई है। तो अब ऐसे में जो न्याय की उम्मीद पत्रकार कनिष्क तिवारी ने शासन प्रशासन से की थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिख रही है। मैं आखिरी सवाल यहाँ पर कनिष्क जी से पूछना चाहूंगा कि अब आगे आपका क्या एक्शन होगा? जी बिल्कुल, मैं पत्रकार होने के नाते और पत्रकार होने के साथ साथ एक घर का परिवार का सदस्य भी हूँ और मेरे भी माँ है, बीबी है, बच्ची है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं सर। तो मुझे पहले तो अपनी जान और अपने परिवार की सुरक्षा का जो है संकट है तो उसको मुझे चाहिए कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। यदि कुछ होता है तो जिम्मेदार मनोज सोनी, यदि मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मनोज सोनी, अभिषेक सिंह परिहार और साथ में सीधी विधायक और उनके पुत्र होंगे। क्योंकि घटना मुझे लगता है कि जब मैंने कुछ नहीं किया था, खबर बस दिखाया था, तो इतना कुछ हो गया मेरे साथ। तो अब तो बहुत सारी चीज़ें, बात बहुत आगे जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे पुलिस के माध्यम से फंसवा भी सकते हैं बड़े मामलों में, और या तो फिर मेरा इनकाउंटर करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी छवि को धूमिल कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मेरे द्वारा हुआ है, तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। लोगों के मुंह से भी हमने सुना है कि वो ऐसा कर सकते हैं। और अब मैं यही चाहूँगा सर कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच हो, स्वतंत्र रूप से न्यायिक जांच हो और इस पे कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, जैसे जनता का विश्वास संविधान, लोकतंत्र और सरकारों पर बना रहे। और एफआईआर होनी चाहिए। विधायक और पुलिसकर्मियों के रिश्ते का भी खुलासा होना चाहिए कि उस 2 अप्रैल और 3 अप्रैल की दरमियानी रात क्या हुआ था, क्या वार्तालाप हुई थी, क्योंकि ना अमित सिंह ने उनके फोन जब्त किए, ना फोटो कहाँ से वायरल हुई ये पता किया। हाँ, किसी के ऊपर कह देने से कि भाई मैंने फोटो वायरल की तो मैं तो अपनी आंखों को थोड़ी फोड़ लूंगा। मैंने तो देखा ना कि मेरे सामने अभिषेक सिंह परिहार फोटो खींच रहा है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण कहाँ से लेके आऊं सर? 8 लोग देखने वाले हैं कि अभिषेक सिंह परिहार फोटो खींच रहा है, उसके बावजूद भी वो क्लीन चिट मिल रही है। तो ये क्या मानेंगे सर? ये तो कहीं ना कहीं मतलब न्याय व्यवस्था की, न्याय की कहीं उम्मीद ही ना करें हम न्यायपालिका जाने की तैयारी में है? जी बिल्कुल, हमने अभी क्रिमिनल सूट भी लगाया हुआ है और मानवाधिकार में भी हमारा केस चल रहा है, और क्रिमिनल सूट में हम एफआईआर की मांग करेंगे और अपने लिए हर्जाने की मांग करेंगे, और साथ में एक डिफॉर्मेशन हम लगाएंगे जो सिविल सूट करेंगे, उसमें लगभग 5 करोड़ का हम मानहानि करेंगे एक पत्रकार होने के नाते। और साथ में मेरी जो बाकी की जिंदगी इस दर्द के साथ गुजरनी है, तो हालांकि पैसे से किसी की जिंदगी आसान नहीं होती है सर, मगर हाँ ये जरूर है कि सामने वाले को सबक जरूर मिलना चाहिए कि एक कनिष्क तिवारी के साथ तो कर लिया मगर दूसरे के साथ मत करना भाई। इस घटना के बाद आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, और परिवार में जब आप जाते हैं तो अब किस तरीके से लोग आपको रिएक्ट करते हैं? जी देखिए, अब नंगे इंसान को किस नज़र से लोग देखेंगे? अब समझिए, बदन में कपड़े यदि इंसान के ना हो तो मुझे नहीं लगता कि लोगों का नज़रिया क्या होगा। शायद यही पर्दा ही है जो हमें इंसान और जानवरों में फ़र्क बताता है। यदि जानवर को कपड़े, मतलब इंसान के कपड़े उतार दिए जाएं तो वो भी जानवर की श्रेणी में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब समाज ही तय करे कि क्या हूँ मैं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है तो ये मेरे साथ नहीं हुआ है, एक पत्रकार बिरादरी के साथ हुआ है। और जिस दिन मुझे लगता है इस दर्द से हर दूसरे या तीसरे पत्रकार को गुजरना पड़ेगा, उस दिन देश में पत्रकारिता फिर मूल्यों की नहीं रह जाएगी, प्रेस विज्ञप्ति वाली हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि पत्रकारिता बची रहे। गृह मंत्री से क्या गुजारिश करेंगे आप? जी, गृह मंत्री साहब से, और बड़े उदारवादी हैं हमारे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, बड़ा सम्मान करता हूं मैं, और मैं उनसे यही चाहूँगा कि सर, विश्वास बहुत है सर इस संविधान पे, इस लोकतंत्र पे, इस व्यवस्था पर। हर कोई आपकी ओर जो है बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। सबको न्याय मिलता है तो मुझे क्यों नहीं सर? बड़ी उम्मीद करके रखा हूँ, और सबको यही मैं कह सकता हूँ कि मैं कुछ, मेरी औकात तो कुछ नहीं है सर, किंतु एक पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी, एफआईआर करना पड़ेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी। यदि स्वतंत्र न्याय जांच करा ली जाए इस मामले की, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
और दोषियों के खिलाफ बाकायदा कार्यवाही हो, तो उससे एक नज़ीर बनेगी कि मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के लिए, हित के लिए कितना बेहतर काम कर रही है। तो गृह मंत्री जी से तो मुझे ये आशा ही नहीं, विश्वास है कि यदि सरकार और मुख्यमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब इसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विश्वास जो है मध्य प्रदेश के पत्रकारों के मन में रहेगा और वो कहा जाए निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात और एक करने बात के लिए। और कहना चाहूंगा कि मैं अभी एक प्रेस नोट जारी किया है और उस प्रेस नोट में मैंने यही कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर यदि कार्यवाहियां नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं होती, तो राजभवन के सामने मैं बैठ के अनशन करूंगा, शांतिपूर्ण रंग से अनशन करूंगा, बाकायदा उसकी परमिशन लूंगा और जहां भी राजधानी में परमिशन मिलेगी वहां बैठ के अनशन करूंगा और तब तक अनशन करूंगा जब तक इस पूरे मामले को साफ सुथरा नहीं कर देती शासन, प्रशासन, सरकारें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्ठ जी हमसे बात करने के लिए। मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी निवेदन करूंगा कि ये पत्रकारों का मामला है, पत्रकारों के हित से जुड़े विषयों पर आप हमेशा संज्ञान लेते हैं, तो ऐसे में आपसे निवेदन है कि इस मामले में जो कार्रवाई आपने की थी उसमें कहीं ना कहीं जो न्याय मिला था वो अब न्याय मिलता दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में जो कार्रवाई की गई थी वो उस पर संज्ञान लेने का दोबारा से आपका जो है माध्यम बनेगा, आप माध्यम बने और दोबारा से कार्रवाई करें। जो अधिकारी निलंबित किए गए थे, जिनको बहाल कर दिया गया है, उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। आज जब हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो प्राइस जो है नॉर्मल रूप से कंस्ट्रक्शन मटेरियल कास्ट बढ़ चुका है, जिसको आज डेट में जो हमने टेंडर कोड किया था जो रेट थे, आज डेट में 60 to 100% कंस्ट्रक्शन कास्ट बढ़ चुकी है। तो जब हम काम करने जा रहे हैं तो हमें हर बिल्डर को काफी लॉस हो रहा है। हमारी भारत सरकार डिपार्टमेंट से ये मांग है जो या तो हमें अपने काम को छोड़ने की परमिशन दी जाए, यदि हम अपने काम को छोड़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाई जाए, हमारे फंड को ब्रेक न किया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो हमें जो आज के रेट में जो मार्केट का वेरिएशन हुआ है उसका हमें वो जो तुलनात्मक अध्ययन करके जो उसको आर्थिक पैकेज हमको दिया जाए, जिससे कि हम उन कामों को बिना लॉस किए हुए, प्रॉफिट नहीं कमाए तो चलेगा लेकिन बिना लॉस किए उस काम को हम काम करके निकल जाए। क्योंकि हम लोग मिनिमम प्रॉफिट में गुणवत्ता पूर्वक काम करने के अभ्यस्त हैं। हम सेना से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अंदर भी राष्ट्र भावना प्रबल है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार जिस संवेदनशीलता के साथ आम जनता के साथ खड़ी रही, छोटे उद्यमियों के साथ खड़ी रही, तो हमारे हजारों बिल्डर्स आज जो है उनका व्यवसाय खत्म होने के कगार पे है, उससे जुड़े हुए लाखों श्रमिक बेरोजगार होने के कगार पर खड़े हैं। यदि हमको आर्थिक संबल नहीं मिलेगा या हमें अपने काम को छोड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी तो हमें आगे काम कर पाना मुश्किल है। हमारे हजारों बिल्डर्स का काम बंद हो सकता है, वो घोर आर्थिक नुकसान के दौर से गुजर जाएंगे। और इसमें हमारे मूल मुद्दे इतने ही हैं कि जो हमारे ठेके कोरोना पीरियड के दौरान हुए थे, जिसमें कि हम लोग काम नहीं कर पाए लेबर की वजह से, और कुछ जो भारत सरकार की प्रावधान थे उनकी वजह से सब कुछ बंद था, उन ठेकों को जब हम आज के डेट में कर रहे हैं और मटेरियल डबल हो चुका है, तो उसका जो भी भारत सरकार का मार्केट रेट इंडेक्स है उसके साथ जो डिफरेंस है वो हमको दिलाया जाए। अगर इतना नहीं हो पाता तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को बिना किसी दंड लगाते हुए उनको समाप्त किया जाए। ये सारी गुहार हम अपने हर 74 ब्रांच से माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के रक्षा मंत्री तक हम ये पहुंचाएंगे और इसमें आप लोग हमारा साथ देंगे, ये मेरी आपसे विनती है। आपने सर कोई ज्ञापन दिया? हाँ, हमने सांसद महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि हमारी जो संस्था है इसमें स्टेट का कहीं कोई रोल नहीं है। ये रक्षा मंत्रालय से और सेंट्रल इंडिया से संबंध है, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को ज्ञापन नहीं दिया। अगर फिर भी ऊपर से जरूरत पड़ी तो उनको दिया। माननीय मंत्री जी की तरफ से आपको कोई आश्वासन? हमने माननीय सांसद महोदय को दिया है ज्ञापन, और उन्होंने अपनी तरफ से हमें एक पत्र बनाकर दिया है MOD के लिए, ताकि हमारी मांग आगे चल जाए। सभी क्षेत्रों में जहाँ भी हमारी संस्था है वहाँ पे हमारे मेंबर्स, हमारे अधिकारी जो भी हैं,
वो लोग वहाँ के सांसद से मिल रहे हैं और उनसे हम पत्र लिखवा रहे हैं ताकि हमारी जो है कि मांगों पर विचार हो सके और हमें न्याय। क्या क्या मांग है? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि जो भी हम लोगों को पुराने कॉन्ट्रैक्ट है या तो उन कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त कर दिया जाए या फिर जो है हमें उसकी जगह पर जो है कि जो भी हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए, वो क्लॉज, और हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई दंड या हमें जो है कि उस पर पेनाल्टी न। कुछ कार्य अभी चल भी रहे होंगे, रनिंग में भी होंगे। रनिंग में है, उन कार्यों को करने में हम लोग अक्षम है क्योंकि मटेरियल का कॉस्ट जो है कि जस्ट डबल हो गया है लगभग, और अभी जो नए काम है उसमें भी जो है कि हमारे को जो है कि काफी परेशानी आ रही है। पुराने काम करने में हम लोग सक्षम नहीं है। आगे आपकी पूरी नहीं होती तो आगामी क्या आपकी तैयारी है? हम शासन के खिलाफ ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हम लोग सेना से बंधे हुए लोग हैं, तो ज्यादा हम लोगों का ऐसा कुछ करने का वो नहीं है, पर एकदम हम लोग स्ट्राइक तक कर सकते हैं, यही हमारे बस में हो तो कुछ नहीं। सर, जो कभी कभी कुछ लापरवाहियां हो जाती है, जो समय सीमा पर काम नहीं होता है या समय सीमा पर काम चालू ही नहीं होता है और महंगाई आगे बढ़ जाती है। उसके बाद जो नुकसान होता है या तो सरकार का नुकसान होता है या फिर हमारा नुकसान होता है, उसको किस प्रकार से देखते हैं? हमारा विजन यही है, क्योंकि हम लोग सेना से बंधे हुए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो वहाँ पे हमको टाइम फ्रेम में ही काम करना होता है। हम टाइम फ्रेम से आगे नहीं जा सकते और वहाँ से हमें जो है कि एक्सटेंशन तो दी जा रही है, परंतु हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, उस पर विचार नहीं हो पा रहा है। उसमें कोई क्लॉज ऐसा नहीं है कि वो हमारे आर्थिक नुकसान की भरपाई कर सके। इसीलिए हम लोग MOD से जो है कि दरख्वास्त कर रहे हैं, इस पे विचार किया जाए और हमारे नुकसान की भरपाई की जाए। मैं धर्मेंद्र वासंदानी, सेक्रेटरी MES बिल्डर्स एसोसिएशन भोपाल ब्रांच। मैं तपेश उपाध्याय। ठीक, थैंक यू। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती हैं। अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें H/1931 हाउसिंग बोर्ड, करोल, बेरसिया रोड, भोपाल। कॉन्टैक्ट 9669533021।